आज हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। बुकलेट डिस्कस किया है क्या हमने? काइनेमेटिक्स 2 का? नहीं सर, वो तो बाकी है। बोला था क्या करने को मैंने? सर शायद तक वो कैलकुलस का भी थोड़ा बाकी है। काइनेमेटिक्स पिछली क्लास में बोला था मैंने कि आज डिस्कस करूंगा ऐसा कुछ? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तुम लोग करते रहो, उसको डिस्कस करेंगे। अभी छोटा सा चैप्टर है सर्कुलर मोशन, इसको शुरू करते हैं। ओके सर। क्या होता है सर्कुलर मोशन? सर सर्कुलर पाथ में जो मोशन। सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, ऐसा? हाँ सर। अरे बॉडी को कोई फोर्स प्रोवाइड करते परपेंडिकुलरली तो वो सर्कुलर पाथ में। कॉमर्स का बच्चा भी बता देगा, इसके लिए फिजिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है? सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगा उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे, ये तो कॉमर्स का बच्चा ही बता देगा ना। और कुछ बताओ जिससे लगे कि फिजिक्स है। बोलो। मैंने बोला कोई फिजिक्स वाला डेफिनेशन बताओ। सर जब कोई बॉडी को मतलब परपेंडिकुलरली फोर्स करते हैं प्रोवाइड तो सर्कुलर पाथ बनता है। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। टेंजेंशियल फोर्स जब लगाते हैं तभी सर्कुलर मोशन होता है। हम्म, और कोई? और कोई? ठीक है, देखेंगे, चलो। उससे पहले कुछ सर्कुलर वेरिएबल समझ लेते हैं। उससे पहले कुछ सर्कुलर वेरिएबल समझ लेते हैं। जैसे सर्कुलर पाथ में ये रेडियस होता है, मालूम है सबको? यस सर। ये रेडियस होता है, ये सेंटर होता है, और ये जो एंगल थीटा है ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है तो ये थीटा एंगल गया, है ना? हाँ हाँ सर। सर। और ये जो ए टू बी का डिस्टेंस है वो क्या होगा, कितना होगा? आर थीटा। क्या लिखेंगे? आर थीटा लिखेंगे। हाँ सर। यस सर। इसमें एस है, एस क्या है?
आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों ओर, तो मुझे मिलेगा डी थीटा मत करो, ds/dt इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा बाई डी टी। मिलेगा ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये ds/dt क्या होगा? नहीं, स्पीड होगा। स्पीड। और ये डी थीटा बाई डी टी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। कि नहीं? ये होगा एंगुलर स्पीड। है ऐसा? हाँ सर। एंगुलर स्पीड को ओमेगा सिंबल देते हैं और स्पीड को वी सिंबल देते हैं। कनेक्शन अनस्टेबल लग रहा है मुझे बार बार। आवाज आ रही है? हाँ सर। यस। तो हम लोगों को एक रिलेशन मिला s इज इक्वल टू आर थीटा। हम लोगों को फिर दूसरा रिलेशन मिला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर v स्पीड है। इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों ओर। को फिर दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा dv/dt इज इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। ऐसा मिलेगा? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। तो ये dv/dt क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है। नहीं तो एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? हाँ हाँ, एक्सीलरेशन नहीं है सर। एक्सीलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? ये रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है ना? हाँ। हाँ सर। तो इसको क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर। वेरी गुड। किसने बताया? ये एक टर्म है जो आज हम लोग नया सीखे। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बार बार आज कनेक्शन अनस्टेबल है। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। हाँ सर। और ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है इसको
एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ से एक और रिलेशन मुझे मिला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, हाँ सर। ये याद रखो, एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है। Yes. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन सर सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा अभी। हाँ सर। सर आवाज में अटक रहा है। हाँ, कनेक्शन कुछ स्टेबल नहीं है, बार बार आज स्क्रीन जा रहा है। तो ये समझ आया, एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ सर। यस। जल्दी से इसको Yes. कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? नहीं सर, एक मिनट। No, sir. Sir, हो गया। हो गया, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट, rate of change in velocity
is called acceleration. But rate of change in speed is called tangential acceleration. ये एक नया वर्ड है आपके लिए. स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी का डायरेक्शन और टेंजेंट का डायरेक्शन सेम होता था, इसलिए ये दोनों एक ही होता था. बट उसके ऐसा नहीं कि ये सर्कुलर मोशन में, दुनिया के हर मोशन में रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्लियर है? यस सर. हाँ सर. दूसरा पॉइंट, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी नहीं. है ना? हाँ सर. तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. है ना? हाँ सर. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है, 0 नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. If tangential acceleration is not 0, then called non-uniform circular motion. यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर. अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो दो बातें फिर हो सकती है, वो कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है ना? हाँ सर. हाँ सर. तो अगर कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है अल्फा भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि A इक्वल टू आर अल्फा होता है ना? यस सर. तो एक सेकेंड तुम लोग तब तक इसको कॉपी करो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ. इसको आप लोग कॉपी करो तब तक.
हो गया? यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है। तो देखो, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ध्यान से देखना, जितने कैनेमेटिक्स के इक्वेशन थे सब हम यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के जैसा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। केवल सिंबल ही तो चेंज हुआ है। यस सर। v इज इक्वल टू यू प्लस हाँ, ए टी सर। में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस की जगह ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। तो ये सारे सर्कुलर वेरिएबल्स में हम लोग सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स लिख सकते हैं। हाँ सर। आया ना? हाँ बट सर। ये तभी यूज करेंगे जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है फिर तो हमारे पास कैलकुलस बचता है। हाँ सर। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैलकुलस यूज करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशंस वही यूज करेंगे। यस आया सर। ना? हाँ सर। तो फिर हमारे पास क्या क्या टूल्स बच गया? हमारे पास टूल बच गया ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, या फिर अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर अल्फा इज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा वी डी वी बाई डी एस के जैसा, है ना। तो ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास बच गए, कैलकुलस यूज करके सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इसको कॉपी कर लो, फिर नोट 4 पे बैठ आते हैं। हो गया? Yes, sir. सर एक मिनट। हाँ सर, हो गया।
आगे देखो, ये जो हम लोगों के पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये स्केलर इक्वेशन है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। इसका मतलब बताता हूँ क्या है। देखो, सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है, मान लो ऐसे ओमेगा एस स्पीड से जा रहा है, तो ये होगा मेरा आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होती है, तो ये होगा मेरा वी वेक्टर। वेलोसिटी तो अलोंग टेंजेंट ही होगा ना हमेशा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हो तुम लोग? हाँ सर। तो ओमेगा किधर है? ओमेगा किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा वेक्टर मेरा किधर होगा? मेरा जो थंब है उधर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया ओमेगा वेक्टर, ये हो गया वी वेक्टर, ये हो गया ओमेगा वेक्टर, और ये हो गया आर वेक्टर। तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तभी वी उधर होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो वी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। आया समझ में कुछ? नहीं समझा सर। तो इसका मतलब तुमने वेक्टर नहीं पढ़ा है ठीक से। चलो, जो नहीं समझा उसके लिए दूसरा तरीका। चलो, हटाया मैंने इसको। जो नहीं समझा उसके लिए दूसरा तरीका, कुछ समझना चाहिए था लेकिन। चलो, ये है आर वेक्टर और ये है वी वेक्टर, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तो जो डायग्राम मैंने लिया है उसमें वी वेक्टर किधर है? जे कैप में है ना। आर वेक्टर किधर है? आई कैप में है। यस सर। हाँ सर। और ओमेगा वेक्टर किधर है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो प्लस के में। हाँ, प्लस के आएगा। प्लस के में। तो तुम खुद बताओ, मैं ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तब भी मिलेगा या आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तब भी मिलेगा? मुझे आर और ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है सच दैट भी मिले, क्योंकि ये स्केलर इक्वेशन तो है ही मेरे पास। आर क्रॉस ओमेगा करना आर पड़ेगा। क्रॉस। बट आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा ना। आई सर, क्रॉस के माइनस क्या से होता है? आई क्रॉस के माइनस जे होता है ना बेटा। हाँ सर। हाँ सर। के क्रॉस आई जे होता है ना, तो ओमेगा क्रॉस आर होगा। हाँ सर। समझ आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ। पक्का? जिसको नहीं आया था यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।
आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। हेडिंग इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सब लोग ध्यान से देखो, लिखना मत, 10 मिनट ध्यान से देखो फिर समझ आएगा। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। चलिए देखिए सब लोग इधर। सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है और पार्टिकल यहाँ पर कहीं मूव कर रहा है। ये पार्टिकल का पोजीशन है P। तो ये हो गया मेरा इसका पोजीशन वेक्टर थीटा, हो गया, रेडियस r है। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा लिखूंगा। यस सर। बोलो। यस Yes, sir. मैं यहाँ पर दो वेक्टर डिफाइन करना चाहता हूँ। यूनिट वेक्टर पढ़ चुके हो तुम लोग? हाँ सर। हाँ तो दो यूनिट वेक्टर मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। एक यूनिट वेक्टर ये है जिसको बोल देते हैं ई आर कैप, और ये एक यूनिट वेक्टर है जिसको बोल देते हैं ई टी कैप। सो ई आर कैप को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर along radially outward direction और ई टी कैप को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर along टेंजेंशियल डायरेक्शन। कॉमन सेंस है ये। हाँ सर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, होता है। हाँ सर। हाँ सर। सर तो ये जो वेक्टर रहेगा वो हर एक पॉइंट पे अलग रहेगा ना सर? ये जो यूनिट वेक्टर ई आर है और ये जो यूनिट वेक्टर ई टी है, ये मुझे आई कैप जे कैप में बता सकते हो? बोलो। ई आर होगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। और ई होगा माइनस साइन थीटा आई कैप
प्लस कॉस थीटा जे कैप यूनिट वेक्टर लिखने आता है सबको ना? तो आर वाली लाइन के लॉन्ग 1 यूनिट अगर पकड़ लोगे तो वेक्टर क्या होगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप होगा। हाँ सर। और जिस हाँ, डायरेक्शन में ईटी दिख रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लोगे तो ऐसा होगा। सर ईटी का नहीं समझा, ईआर का हाँ समझ। सर, 80 का एक बार समझा। ओ भाई साहब, ईटी का मतलब ये जो मैंने ईटी कैप जहाँ लिखा है ब्लू में उसको तुम 1 पकड़ लो, 1 यूनिट, और आई कैप जे कैप में रिजॉल्व करके देखो तो क्या होता है। तब तुम लोगों ने वेक्टर में बहुत टाइम पास किया है, समझ गया मैं। ये एंगल थीटा होगा कि नहीं? बोलो। समझ गया सर। हाँ, ये जो ईटी है 1 यूनिट का, ये वर्टिकल वाले लाइन से, वाई वाले लाइन से थीटा बनाएगा। हाँ सर। अगर ये थीटा है तो इसका टेंजेंट वाई से थीटा बनाएगा। तो ये 1 साइन थीटा माइनस आई कैप में 1 कॉस थीटा प्लस जे कैप में। हाँ सर, समझ गया। समझ गए? यस। हाँ सर। तो अब देखो, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का, तो जो हमारा पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है ये मेरा हो गया आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत नहीं किसी को? इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी मिलेगा। बोल Yes, sir. भाई। तो ये कुछ ऐसा होगा। हो गया ऐसा कुछ? हाँ सर। तो जो वेलोसिटी वेक्टर मुझे मिल गया डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। हाँ या ना? हाँ सर। इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यस सर। तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी टी। तो देखो वेरिएबल क्या है? ओमेगा और थीटा। तो एक बार ओमेगा को बाहर रखा तो ओमेगा इंटू आर बाहर, साइन का कॉस तो माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप। हो गया? Yes, sir. प्लस दूसरी बार आर इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप को बाहर रखा तो इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। हो गया ऐसा? हाँ सर।
Now dv by dt is nothing but acceleration. Yes, sir. तो acceleration मेरा d omega by d theta by dt is omega. तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर r with minus sign cos theta I cap plus sin theta j cap, ऐसा होगा. Yes, sir. हाँ सर. d omega by dt is alpha. So r alpha into minus sin theta I cap plus cos theta j cap. एक बार और. तो ये एक्सेलरेशन मेरा कुछ ऐसा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर r into unit vector along radial direction plus r alpha into unit vector along tangential direction. Yes, sir. Yes, sir. हो गया. हाँ सर. तो सर अभी आई कैप जे कैप फॉर्म में नहीं करने का, अभी यही फॉर्म में करना है. तो ये जो पोर्शन है इसका डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड और ये जो पोर्शन है इसका डायरेक्शन है टेंजेंशियल, है ना. तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. आर अल्फा पढ़े थे. आर अल्फा इज 80 पढ़े थे ना ऊपर. हाँ सर. और ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है, रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है. आया समझ में? यस सर. अब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, बट रेडियल वाला एक्सेलरेशन तो होगा ही हमेशा. यस सर. होगा ना. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं माइनस m ओमेगा स्क्वायर r ई आर कैप प्लस मास m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ई टी कैप. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 भी हो सकता है, बट अगर मोशन हो रहा है तो ओमेगा तो 0 नहीं होगा ना, कुछ तो होगा. यस सर. हाँ Yes, सर. sir. मतलब ये वाला फोर्स तो हमेशा रहेगा ही रहेगा. Yes, sir. और ये वाला फोर्स अगर है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और अगर नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. Yes, sir. तो इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. इसका डायरेक्शन किधर हो गया? Towards center. सेंटर. टुवर्ड सेंटर. और ये हो गया टेंजेंशियल फोर्स. तो एक बात तो पक्का चल गया कि सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो मस्ट है, वो तो होना ही है ना. हाँ सर. हाँ सर. तो हम लोग कैसे समझेंगे कि सर्कुलर मोशन होगा? जो मैं जहां से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, तभी सर्कुलर मोशन होगा, नहीं तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है. उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. कॉपी कर लीजिए इसको. सर बोलो. सर वो आरपी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है ना? हाँ. ओके सर.
r है पोजीशन वेक्टर और dr by dt is rate of change in position which is nothing but velocity. Yes, sir. Hello, sir.
आया आंसर? लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़ो, लास्ट का थोड़ा बाकी है, फोर्स वाले से जल्दी लास्ट में। जल्दी कीजिए। सर हो गया। हो गया? यस सर। ठीक। अब देखो, इसका मतलब है सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स होना ही चाहिए। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। Hence, for circular motion, of a particle there must exist a force perpendicular to its velocity. Full stop. This force is called centripetal force. इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, या v इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दोगे तो m v स्क्वायर बाई r के बराबर। ठीक है? हाँ सर। दुनिया में जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है, आपको दिखाई दे या नहीं दे। यस सर। कोई भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बताओ। जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हाँ सर। हाँ सर। तो उसमें डेरिवेशन के समय सर ने ऐसा बताया होगा कि इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है विच इज के ई स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। हाँ सर। ये वाला एग्जांपल बताया था सर ने एटॉमिक sir. स्ट्रक्चर के समय। हाँ सर। हाँ सर। तो सपोज ये एक एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई बताओ जहां भी तुम्हें दिखता हो। Earth moves around the sun. चलो, अर्थ मूव अराउंड द सन, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन देगा। तो जैसे इसने कहा अर्थ अराउंड सन,
अर्थ अराउंड सन में भी ये आपका सन है और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो जहां भी सर्कुलर मोशन हो रहा है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है, हमें दिखाई दे या नहीं दे। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल को ऑल टुगेदर अलग नोट ही बना देता हूँ। सपोज एक रस्सी में पत्थर बांध के घुमाओगे, उसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। उसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। सपोज ये एक स्ट्रिंग है एल लेंथ का, इसमें कोई एक मास को तुमने बांध दिया पत्थर को और इसको घुमा रहे हो हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो इस केस में क्या होगा, इस स्ट्रिंग का टेंशन इधर एक्ट करेगा, इसका mg नीचे एक्ट करेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट t cos थीटा ये इसके वेट को बैलेंस करेगा और ये वाला कंपोनेंट t sin थीटा ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, t cos थीटा इज mg एंड t sin थीटा जो अनबैलेंस दिख रहा है ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। एग्जांपल, यस सर। तो जहां भी सर्कुलर मोशन है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है, हमें दिखाई दे या हमें दिखाई नहीं दे। इसको कॉपी कर लो, 4 नहीं 2 है ना शायद। चेक करिएगा नंबर, नोट 1 के बाद नोट 2 लिखना, मैंने 4 लिख दिया है।
का लिखा है अर्थ अराउंड द सन में ईजी है कि एफजी है? एफ जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। हो गया? हाँ सर। हो गया सबका? बोलो, हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट, तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा ये नोट नंबर 2 था। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके पास 2 एक्सेलरेशन हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना? एक रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ सर। हाँ सर। तो रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा रेडियली इनवर्ड होगा हाँ सर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा अलोंग टेंजेंट होगा। तो पार्टिकल का जो टोटल एक्सेलरेशन होगा, ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन का वेक्टर, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर। तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। Yes, sir. और ये दोनों तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे ना। यस सर। तो ये होगा टोटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। कोई टोटल एक्सेलरेशन पूछे तो वो होगा अंडर रूट रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब हो गया वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब हो गया आर अल्फा का स्क्वायर का अंडर रूट।
ये होगा हमारा टोटल एक्सेलरेशन। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नो सर। कॉपी कर लो इसको। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश कीजिए। सर ये नोट 3 होगा ना? 3 लिख लो। क्या लिख दिया मैंने? अच्छा, ये 3 होगा। हाँ, चलो कुछ प्रॉब्लम्स करो फटाफट। लिख लिया सबने? नो सर। एक ही में। सर एक ही मिनट। सर लिखना बाकी है नोट 3। हाँ ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। लिख लो। लिखने के बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 2-4 और क्वेश्चन करते हैं।
बोलो आया कुछ आंसर इसका? 180 और 2 आया सर। हाँ सर सेम है। ठीक है, देखते हैं अभी। तो लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू 2t दिया हुआ है। हम लोगों को t इक्वल टू 3 सेकेंड पर टोटल एक्सेलरेशन चाहिए, यही है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 होगा और रेडियल एक्सेलरेशन v² होगा, दैट इज 4t² हम लोगों से पूछा है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यही पूछा है ना। हाँ सर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया एक टेंजेंशियल का। रेडियल एक्सेलरेशन t की जगह 3 पुट कर दोगे तो 4 इंटू 3² अपॉन रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2। तो ये कितना हो जाएगा? 180। हाँ सर। 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक आंसर हो गया। और टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? अंडर रूट रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। दैट इज अंडर रूट 180 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा? सर 180.01 आएगा। 180.01, वेरी गुड। तो 180.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ये कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? 170 के आसपास। सॉरी 170 के आसपास आ रहा था अप्रोक्सीमेटली। नहीं हाँ सर, मेरा भी 168 ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं 163. नहीं देखो लोग नहीं कर सकते। ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक पत्थर घूम रहा है और ग्राउंड से कितना ऊपर घूम रहा है? कुछ है ना कितना? हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस 1.5 मीटर है, तो ये तो रेडियस हो गया 1.5 मीटर। हाइट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा ये 2 मीटर ऊपर है। The string breaks and the stone flies off horizontally and strikes the ground after traveling a horizontal distance 10 मीटर। तो मान लो यहाँ से सर्कल करते 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 यहाँ पर आया और स्ट्रिंग टूट गया। तो स्ट्रिंग टूट गया तो यहाँ के बाद ये मोशन अंडर ग्रेविटी में कहीं यहाँ जाके गिरेगा, है ना? बोलो। हाँ सर। और ये डिस्टेंस दे रखा है हाँ सर। 10 मीटर। तो हम लोगों से पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन व्हाइल इन सर्कुलर मोशन। तो ये अगर v मिल गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू v² मिल जाएगा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। तो ये तो नॉर्मल काइनेमेटिक्स है। नॉर्मल काइनेमेटिक्स में x इज इक्वल टू v इंटू टी होगा, दैट इज v, और t होगा √2h/g। याद आ रहा है कोई? हाँ सर। तो v इंटू √2 इंटू 2 अपॉन 10 इज x विच इज 10, है ना? हाँ सर। तो यहाँ से v की वैल्यू मुझे मिल गई 10 अपॉन √2^4/10, 0.4 ऐसा कुछ। v का वैल्यू मिल गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r, मतलब 100 अपॉन 0.4 डिवाइडेड बाय r। रेडियस कितना था? 1.5 मीटर, तो अपॉन 1.5 ऐसा कुछ। आया समझ में? यस सर। सब ठीक है? ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1000 अपॉन 1000 अपॉन 6 ऐसा कुछ। दैट इज 500 अपॉन 3 ऐसा कुछ। बोलो। हाँ सर, यही आया सर। 168 जैसा आ रहा है। तो ये जो भी होगा आंसर होगा। यस सर। कितना आएगा ये?
166.6 ऐसा कुछ, हाँ यही आंसर बोल रहे थे। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना। तो इसको कोशिश कीजिए।
देखो इस 1 kg वाले के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर R1, ऐसा लिख सकते हैं। इस 1 मीटर को R1 कहते हैं और इस 2 मीटर को R2 कह देते हैं। इस मास 1 kg को M1 कह देते हैं, इस 2 kg को M2 कह देते हैं। तो 1 का इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा होगा, 1 पर नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना लगेगा, T1 माइनस T2 लगेगा। बोलो। यस सर। और 2 का लिखेंगे तो T2 इज M2 ओमेगा स्क्वायर R2। होगा। यस सर। तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो हम लोगों को T1 मिल जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और T2 तो मालूम ही है M2 ओमेगा स्क्वायर R2। वैल्यू पुट करना है, आ गया आंसर। M1 1 kg, R1 1 kg, तो ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस M2 2 kg, R2 2 मीटर, और ओमेगा अगेन 2, तो 2 स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 4 20 न्यूटन आ गया T1 का आंसर। M2 2 ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर और R2 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 न्यूटन आ गया T2 का आंसर। आया यस समझ में? सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू बाय सर। सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।